पेज नंबर 188 तक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जरा कमेंट्स रह गए हैं। स्टार्ट कर लें सर। वर्किंग समझ आ गई सर कल सारे। एक दो जरा रिवाइज कर लें, जरा रेशियो सामने रख के। वर्किंग कैपिटल रेशियोज में इंप्रूवमेंट है या खराबी आ रही है? रिवाइज करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल रेशियोज में इंप्रूवमेंट है। ये दो हिस्से है ना, एक सॉरी लिक्विडिटी रेशियोज और वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाली थी। तो लिक्विडिटी रेशियोज में इंप्रूवमेंट है, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रहा है, करंट रेशियो भी इंप्रूव हो रही है और एसेट एस रेशियो क्विक रेशियो भी इंप्रूव हो रही है। लेकिन वर्किंग कैपिटल साइकिल में इंप्रूवमेंट है या नहीं है? डेज बढ़ तो रहे हैं, डेज बढ़ना इंप्रूवमेंट नहीं है। डेज का मीनिंग क्या है? पैसे मिलने तक कितने दिन लग रहे थे पहले? 101 दिन मेरा ख्याल। नहीं मतलब सप्लायर को पेमेंट से लेकर वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात कर रहा हूँ। 2015 तक कितने दिनों में पैसे मिल जाते थे पेमेंट के बाद, और 2016 में तो कितने दिन का इजाफा हो गया? तकरीबन 30 दिन का इजाफा। कैसे हुआ? ब्रेकअप देखना। इन्वेंट्री डेज में कितना इजाफा हुआ? इन्वेंट्री डेज में अप्रोक्सीमेटली 11 डेज का। डेटर डेज में सर तकरीबन 18 डेज का, और क्रेडिटर डेज में तकरीबन 1 दिन की कमी हुई है। ठीक है, तो पेज नंबर 195 रखने का। क्या देखो, तो बाई चांस फिगर के बराबर आ गए सर, समझ नहीं गए करीब। सर इस तरह की कोई साइंस प्लीज अपनी तरफ से निकाल ले, वैसी फिगर आ गई। पेज नंबर 1 मिनट 195 निकालिएगा। ये कमेंट सर जी जो है ना, ये अपनी लैंग्वेज में तो समझने आसान है, इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में लिखना पड़ना है। तो इंग्लिश में लिखने का मेरा ख्याल तरीका पहले ये रखें कि पढ़ के जरा समझ लिया करेंगे। तो पेज नंबर 195 पे इस क्वेश्चन के कमेंट्स हैं। अपने साथ रजिस्टर साथ रखिएगा, अपने रजिस्टर की फिगर्स प्लीज साथ रखिएगा सर। क्या पढ़ने लगा हूँ किस पेज पर? डिपेंड, ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ये ना तो रट्टा लग सकता है और ना ही जरूरत है। पढ़ने का मकसद यही है कि लिखने का जरा तरीका पता चल जाए। तो फर्स्ट लाइन पढ़े जरा कमेंट्स में। कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन as evidenced from current and quick ratio appears to be growing strongly. सही लिखा हुआ? वो सही लिखा हुआ सर। However, working capital cycle of the company is getting longer in 16 as compared to 15 ब्रैकेट में लिखें, which is a good sign. वर्किंग कैपिटल साइकिल के डेज बढ़ना गुड साइन है, which is not a good sign, which is a bad sign, which is not a good sign. पूरा पैराग्राफ दोबारा देखें, बताएं क्या कहना चाहता हूँ, कोशिश किया करें यार। लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव हो रही है,
लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव हो रही है सर, एज एविडेंस्ड बाय इंक्रीज इन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। लेकिन वर्किंग कैपिटल साइकिल के जो डेज है वो ज्यादा होना अच्छी चीज नहीं है। सेकेंड लाइन पढ़े, विच इज नॉट अ गुड साइन। ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? विच इज नॉट अ गुड साइन। नंबर 2, द कंपनी में फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम। ये लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है? कैश का मसला हो सकता है इन फ्यूचर। ये क्यों लिखा है? एज डेटर डेज आर इंक्रीजिंग। डेटर डेज देखा, डेटर डेज बढ़ने का मीनिंग क्या है? पैसे लेट मिल रहे हैं, अपने खर्चों के लिए पैसे फिर नहीं है। द कंपनी में फेस कैश प्रॉब्लम इन फ्यूचर एज debtor days are increasing and a large cash is blocked in inventory। इन्वेंट्री तो सही में, इन्वेंट्री किसे कहते हैं? स्टॉक आपने खरीद के रखा होगा। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का स्टॉक खरीद के रखा है, 5 लाख की इन्वेंट्री बोलो। परचेज या स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट। तो आपका जो 5 लाख कैश है वो इस वक्त इन्वेंट्री के अंदर चला गया, हो सकते हैं इस वक्त 5 लाख जेब में था, आपने जेब से निकाला, सप्लायर को दिया और उसकी जगह स्टॉक ले लिया। अब आपका 5 लाख कहाँ है? इस स्टॉक के अंदर है। अब ये स्टॉक में से कैश निकलेगा कब? जब ये सेल होगा। ये स्टॉक बिकेगा तो कैश वापस आएगा। तो जब तक स्टॉक पड़ा रहेगा आपका कैश किस में ब्लॉक हो गया? स्टॉक में, इन्वेंट्री के अंदर ब्लॉक हुआ। तो अगर इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब आपका ज्यादा कैश ब्लॉक हुआ होगा, और जब तक इन्वेंट्री बिकेगी नहीं आपको अपने खर्चों के लिए फिर पैसे अवेलेबल करना मुश्किल हो जाएगा, ये बेचनी पड़ेगी। लेकिन हमारे इस डाटा में जरा देखें, इन्वेंट्री डेज चेक करें जरा। इन्वेंट्री डेज बढ़ रहे, इन्वेंट्री डेज बढ़ रहे सर, इसका क्या मीनिंग होता है? क्या लेट चीजें बिक रही हैं? तो चीजें लेट बिक रही हैं, लोग लेट पैसा दे रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें फ्यूचर में कैश प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वक्त के साथ साथ ना चीजें टाइम पे बिक रही हैं और ना ही लोग जल्दी पैसे दे रहे हैं, दोनों में लेट होने की वजह से कैश प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। समझ आ गया सेंटेंस? पढ़े जरा दोबारा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ। कंपनी में फेस, क्या वजह? डेटर डेज आर इंक्रीजिंग एंड लार्ज कैश इज ब्लॉक्ड इन इन्वेंटरी। ब्रैकेट में लिखें एज एविडेंस्ड फ्रॉम इन्वेंटरी डेज। क्या मतलब ब्रैकेट का एज एविडेंस फ्रॉम इन्वेंटरी डेज? हमें इस बात का पता कहां से चला है? इन्वेंटरी डेज देख के वहां से एविडेंस मिला है कि इन्वेंटरी डेज बढ़ने से, स्टॉक बढ़ने से हमारा कैश ज्यादा ब्लॉक होता जा रहा है। वैसे भी स्टॉक कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। इन्वेंटरी डेज का 2015 का डाटा देखा जरा। 2015 में एवरेज इन्वेंट्री की फिगर बताएं। मैं पूरी रेशो नहीं मांग रहा, सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री कह रहा हूं। कैलकुलेट किया हो सकता है आपने, वैसे फिगर मैंने लिखी थी, सॉल्व करें। 18.76 प्लस 26 डिवाइड बाय 2, आंसर बताएं। 22.30। चलो मैं मैंने जेन में रख लिया, दूसरी वर्किंग करें 16 में जाकर 26 प्लस 30.4 डिवाइड बाय 2। इन्वेंट्री बढ़ रही है कम हो रही? कितनी थी कितनी होगी एवरेज इन्वेंट्री? 22 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन चलेगी, तो 6 मिलियन एक्स्ट्रा बढ़ गई। देन कर ली जरा थर्ड लाइन छोड़ के जरा फोर्थ पे पहले इंक्रीज इन डेटा डेज है मसला हमारा इसमें। मे सजेस्ट अंडरलाइन करें, इनएफेक्टिव कलेक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम customers, inefficient collection of amount due from debtor days। बढ़ने की एक और वजह ये भी हो सकती है, एक तो ये ना कि लोग पैसे नहीं दे रहे, और एक ये भी हो सकता है कि हम लोगों को जाके याद नहीं करवा रहे। क्या लोगों को याद रहना चाहिए कि पैसे देने हैं?
क्या अगर हमने किसी के पैसे देने हैं तो हमें याद होता है? होता तो है, लेकिन होता तो है, इग्नोर जानबूझ के करते हैं। क्या ये हो सकता है कि आपने किसी के पैसे देने और आपको याद ना रहे? क्या ये हो सकता है कि लोगों को याद ना रहे कि उन्होंने पैसे देने? क्या अपने पैसे लेने वाले याद रहते हैं और देने वाले भूल जाते हैं? तो कस्टमर से हमने तो पैसे लेने, हमें तो याद है, उन्हें क्योंकि देने हैं उन्हें भूल जाता है। तो इसलिए उसके लिए डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, कलेक्शन डिपार्टमेंट्स। उनका काम ही होता है कि जब ड्यू डेट्स आ रही हो तो लोगों को मैसेजेस करना, ईमेल्स करना, फोन करना, तो उन्हें बताना सर जी 5 दिन रह गए, 1 दिन रह गया सर, आधा घंटा रह गया। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहाँ याद रहता है इंसान को अपनी मसरूफियात में कि लोगों के पैसे देने। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि हम लोगों ने हमारे साथ ज्यादा डेज निगोशिएट कर ली है, जिसकी वजह से वो लेट पेमेंट दे रहे हैं। और एक ये भी हो सकता है कि डेज तो वही है लेकिन हमारा अपना कलेक्शन प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से हम टाइम पे पैसे ले नहीं पा रहे हैं। तो दोबारा पढ़िएगा लास्ट करने जरा। क्या मसला भी हो सकता है? इनइफेक्टिव कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर की वजह से। अच्छा, इसे होगा क्या अगर हम हमारे कलेक्शन प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग नहीं, लेट आएंगे, डेटर डेज बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो फिर तो बेहतर है कि ना ही दें। अगर वही अगर टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे तो डेटर डेज बढ़ जाएंगे। ये आवाज नंबर 3 पे। और नंबर 3 पढ़ने से पहले रेशो नंबर 17 जरा ढूंढो। सारी कहानी क्लास में आके प्लीज शुरू किया करें, मतलब आपको जगाते जगाते मैंने 15 मिनट लग गए। भाई कह रहा है वो होने से वो हो जाएगा, मतलब ना कैलकुलेटर अभी तक किसको पता चला है कि कहाँ है, ना ही पेज नंबर पता चल रहा है। रेशो नंबर 17 ढूंढे, पेज नंबर बताएं। हमें क्या पता, हमें क्या पता, अपना नंबर तो मुझे बताना है। पेज नंबर कौन सा? फार्मूला रिवाइज करिएगा नंबर 7। क्या फार्मूला है? कैलकुलेटर पकड़िएगा। लेट्स अज्यूम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है। लेट्स अज्यूम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 20 मिलियन और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 150 मिलियन। 20 डिवाइड बाय 150 इनटू 100, 13.33% एक आंसर आया। ठीक है, इसी को जरा रिवाइज सिचुएशन में जरा दोबारा सॉल्व करें। सपोज 20 डिवाइड बाय, अब 20 मैंने सेम लिए, डिवाइड बाय सपोज 200। आंसर क्या आ रहा था, क्या हो गया? 13 से कम होकर 10 हो गया। मैंने किया क्या है, किसी को पता चला? मैंने बेस बढ़ाई है, मैंने बेस बढ़ाई है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने ज्यादा की है। तो बेस बढ़ने से, बेस बढ़ने का मतलब डिवाइड करने, जिस अमाउंट से आप कर रहे हैं, अगर वो अमाउंट बढ़ रही है तो आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है, बेस बढ़ रही है। प्रॉफिट की अमाउंट वही है लेकिन अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके कम अगर कमा रहे हैं आप, या उतना ही कमा रहे हैं, तो आपकी ये रेशियो डिक्रीज हो जाए। लेकिन वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। लेट्स अज्यूम कैलकुलेटर पे दोबारा लिखें 25। अब मैंने 20 को 25 किए और लेट्स अज्यूम डिवाइड बाय 150 ही है। तो अब मैंने बेस सेम रखी है, बेस सेम रखी है, प्रॉफिट बढ़ाया, इससे क्या इफेक्ट हुआ? वही 13% या 16% हो गया। तो अगर बेस बढ़ेगी तो रेशियो का आंसर कम हो जाता है, और अगर ऊपर जो फिगर लिखी है वो बढ़ेगी तो आपका आंसर बढ़ जाता है। देखना, सोच में। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे है। अच्छा, ये डिफरेंट मैं किसी एक रेशियो में दिखा रहा हूँ, ये हर एक में ऐसे ही होगा, तो बाद में देखते रहेंगे साथ। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो नंबर कौन सी है? 18। इसका फॉर्मूला पढ़े, क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कौन सा? प्रेफरेंस डिविडेंड। कौन सा? प्रेफरेंस डिविडेंड। इररिडीमेबल, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आ जाएगा, डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी है। यहाँ भी जरा सोचा, लेट्स अज्यूम फिगर आसान कर लेता हूँ मैं, वर्किंग वैसे जहन में करें। 10 डिवाइड बाय 100, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। 0.1 इंटू 100 करेंगे तो 10% हो जाएगा। 10% इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब अगर सपोज 10 बाय 200 करो, कर ले, तो बेस बढ़ाऊंगा तो क्या हो रहा है?
बेस बढ़ा रहा हूँ तो परसेंटेज में आंसर कम हो जाएगा। और इसी तरह अगर सपोज प्रॉफिट बढ़ जाए तो वैसे ही होता है, प्रॉफिट अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट बढ़ने से प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ जाएगी। ऊपर अगर फिगर है वो बढ़ाएंगे तो परसेंटेज में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, और अगर बेस बढ़ाएंगे तो परसेंटेज में डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, दोबारा पिछले पेज पे ना, रेशियो नंबर 17, इसका आखिरी कॉलम देखें। कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं किसे? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन को कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेट तरीका भी ढूंढे जरा, बी या सी नीचे। टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज माइनस की जाए तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड के फिगर बराबर आता है। टोटल एसेट्स मींस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस कर लिए जाए और सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस की जाए तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी बच जाएगी और लॉन्ग टर्म लोन्स बच जाएंगे, व्हिच मींस कैपिटल एम्प्लॉयड बच जाएगा। अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस की जाए, देखे देखे नीचे लिखा हुआ, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस की जाए तो सिर्फ इक्विटी बचेगी, लेकिन अगर टोटल एसेट्स में से सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस की जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच जाए। अभी कुछ ये बातें जरा ध्यान में रखते वापस पेज नंबर 195 पे और जरा कंसंट्रेट करना फिर। रजिस्टर दोबारा सामने रखें और लिक्विडिटी रेशियो जरा सामने रख लाएंगे, पेज नंबर 195 एंड रजिस्टर में लिक्विडिटी रेशियोज का आंसर सामने रखें। पहली रेशियो देखो वर्किंग कैपिटल वाली, क्या वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ? सर जी हुआ सर। पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन? पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन। वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, सरप्लस फंड है। लेकिन अब जरा रेशियो नंबर 3 पढ़ी, सॉरी पॉइंट नंबर 3 साथ पढ़ा, तो कहता हायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। क्या मतलब होगा यहाँ तक वर्ड्स? हायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स ज्यादा या करंट लायबिलिटी ज्यादा? करंट एसेट्स है। हायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ज्यादा अगर हो वुड रिजल्ट इन, अब रेशियोज के ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ साथ अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेगेटिव इंपैक्ट भी हो रहे होते हैं, तो ध्यान से देखना क्या ज्यादा होने की वजह से क्या बढ़ गया है। करंट एसेट्स ज्यादा होने की वजह से वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, यहां तक तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इससे वो कहता है वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन कौन कौन सी रेशियो? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। कैसे? फुल कंसंट्रेट। तो 12 17 नंबर रेशियो वैसे सामने रखो, जरा एक पेज यूं करके रखो। अगर करंट एसेट्स बढ़ेंगे, हिम्मत कीजिएगा जरा सही, तो क्या टोटल एसेट्स बढ़ेंगे? करंट एसेट्स बढ़ेंगे, टोटल एसेट्स बढ़ेंगे, और क्या टोटल एसेट्स बढ़ने से कैपिटल एम्प्लॉयड अल्टीमेटली बढ़ेगा? तो चंद्र, अगर लायबिलिटीज एज इट इज हैं और करंट एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं तो करंट एसेट्स बढ़ने से टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे, और टोटल एसेट्स बढ़ने से जब लायबिलिटीज आप माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशो की बेस बढ़ जाएगी, और अगर रेशो की बेस बढ़ गई तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की परसेंटेज कम हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे जाना, रेशियो नंबर 18। अगर करंट एसेट्स बढ़े तो क्या टोटल एसेट्स बढ़ेंगे? और सर जी बढ़ेंगे सर, तो क्या फिर उससे इक्विटी भी बढ़ जाएगी? टोटल एसेट्स बढ़ेंगे तो लायबिलिटीज लेस करके इक्विटी की अमाउंट भी तो बढ़ेगी। इक्विटी इज इक्वल टू फॉर्मूला ढूंढना, पिछले पेज पर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स अगर बढ़ गए तो इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर रेशियो नंबर 18 देखी जाए तो इक्विटी बेस्ड में बढ़ने से क्या कम हो जाएगा? रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी की परसेंटेज भी कम हो जाएगी। तो खत्म हो जाएगा सर। बेस बढ़ने से, रेशियोज की बेस बढ़ने से, बेस किसे कहते हैं? जब फिगर नीचे आ रही है, बेस डिवाइड बाय नीचे आ रही है, तो बेस बढ़ने से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी
डिक्रीज होता है। क्या ये रेशियोज हायर होनी चाहिए 17 और 18? देखे 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 देखे, हायर द बेटर, लोअर द बेटर, हायर द बेटर। लेकिन अगर बेस बढ़ गई तो ये लोअर हो जाएंगे। वापस आए, पूरा सेंटेंस कंसंट्रेशन से दोबारा हजम करें और 195। हायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल तक का मतलब बताएं। करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका अदरवाइज इम्पैक्ट क्या होगा? करंट एसेट्स बढ़ने से, टोटल एसेट्स बढ़ने से कैपिटल एम्प्लॉयड भी और इक्विटी भी बढ़ जाएगी, और देयरफॉर रेशियो नंबर 17 एंड 18 की बेस बढ़ने से परसेंटेज कम हो जाएगा। क्या बढ़ने से क्या क्या कम हो जाएगा? बेस क्यों बढ़ जाएगी यार, बेस क्यों बढ़ जाएगी? तो ऑन द वन साइड तो करंट एसेट्स बढ़ना अच्छा लग रहा है, तो वर्किंग कैपिटल तो इंप्रूव होता अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट हो गई करंट एसेट्स में तो उससे फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा और इक्विटी बढ़ जाएगी, जिसके बढ़ने से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली रेशियोस डिक्रीज हो जाएगी। एक वैसे भी और भी अभी बातें और खोलता हूं मैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? 3-4 मेन चीजें, स्टॉक 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 डेटर, कैश वगैरह। अब स्टॉक में आया, क्या अगर स्टॉक बढ़े तो करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे? लेकिन अब जरा गौर करें, क्या स्टॉक बढ़ना और बढ़ते ही चले जाना तो बहुत पॉजिटिव चीज है? स्टॉक बढ़ते ही चले जाना क्या मतलब? बिक नहीं रहा और पड़ा पड़ा खराब ही हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, अब डैमेज ही ना हो जाए, तो इतना स्टॉक एक हद से ज्यादा बढ़ना भी पॉजिटिव नहीं है। फिर डेटर्स में आ रहे हैं, डेटर्स बढ़ जाएंगे, करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स बढ़ जाएंगे तो करंट एसेट बढ़ जाएंगे सर, लेकिन डेटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या मतलब? पैसे ही नहीं दे रहे लोग, रिसीवेबल एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, बैड डेट्स हो जाएंगे। तो सिर्फ चीजें बेच लेना सफिशिएंट नहीं है, क्रेडिट पे पैसे भी लेने हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स बढ़े हैं स्टॉक की वजह से, डेटर्स की वजह से, हमारे डेटा में ऐसे ही हुए, करंट एसेट्स क्यों बढ़े हुए? डेटर डेज बढ़ रहे हैं, इन्वेंटरी डेज बढ़ रहे हैं, स्टॉक बढ़ रहा है, डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो ये कोई इतनी पॉजिटिव सिचुएशन डेफिनेटली नहीं है। इवन अगर कैश बढ़ा है तो क्या कैश बढ़ने से करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे? तो क्या कैश बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए? ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब उस कैश को इतना सारा जो पड़ा है आपके पास, लेट्स से बहुत कैश अवेलेबल हो गया, एज इट इज पड़ा रहना मुनासिब नहीं है। अब इसका भी आइडियल क्या है कि इस कैश को कहीं पॉजिटिवली किसी और जगह इन्वेस्ट किया, कोई मशीनरी लगाई जाए और बिजनेस वेंचर स्टार्ट किए जाए। कैश ऐसे बेचारा पड़ा है, उसको कहीं यूटिलाइज किया जाए, लेकिन ऐसे फजूल में इस्तेमाल करके कोई इधर उधर खर्चा करके वेस्ट ना कर दें, इसे पॉजिटिवली बिजनेस एक्टिविटीज में यूज करें ताकि इससे और रिटर्न जनरेट हो। तो इट्स सेल्फ करंट एसेट्स में बहुत ज्यादा कैश पड़ा होना भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, उस कैश को भी उठा के इन्वेस्ट करें और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, और कमाएं और कमाएं और कमाएं। ठीक है, तो ऑन द फेस ऑफ इट करंट एसेट्स बढ़ना अच्छी चीज है, लेकिन एक हद से ज्यादा इन्वेंट्री बढ़ जाना, डेटर्स बढ़ जाना और इवन कैश बढ़ जाना ये पॉजिटिव साइन नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा आपके करंट एसेट्स बढ़ गए तो उसका फिर एक दूसरी तरफ डाउन साइड क्या है कि करंट एसेट्स बढ़ने से टोटल एसेट्स बढ़ेंगे, और टोटल एसेट्स बढ़ने से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा और इक्विटी बढ़ जाएगी, और फिर रिटर्न ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करेंगे वो भी लोअर साइड पे फिगर्स आ जाएंगी, जो पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। तो बात समझ आ रही है सर? पढ़ लें आप थर्ड सेंटेंस, कुछ समझ आता है, कुछ और लिखने इसके साथ जरा ट्रांसलेट करें, जरा क्या समझ आया इसको अपने लफ्जों में, जरा अंग्रेजी छोड़े अपने लफ्जों में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, तो तरीका सर इस वक्त ये होगा कि हम इंशाल्लाह आपस में डिस्कस किया करेंगे, फिर कोशिश करेंगे उसे इंग्लिश में पढ़ के और ज़रा रिफाइन करने, लेकिन लास्ट स्टेप फिर यही होगा कि हम इसे अपने हाथों से अपने लफ्जों में लिखने की भी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जरा आ जाए पेज नंबर 201 पे, फिर लिखने की कोशिश कैसे करनी है वो भी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जरा और बेस में ला लें, उसकी बेस पे फिर यकीन करते हैं। पेज नंबर 201 पे फिलहाल
पेज नंबर बता दो, क्वेश्चन नंबर बता दें, नाम सवाल का बता दें, फर्स्ट लाइन से पढ़ें, 3-4 दफा बोल के जरा क्वेश्चन शुरू करो, साथ वाले की तरफ जरा देख के जरा एक दफा बता दो। मोम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ, अब सवाल करें, शुक्र है किसी बहाने मतलब आंखें खुली है सर, आवाज निकली। मोम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स या स्पोर्ट्स गुड, यस सर ठीक है। Following financial statements for the year ended 31st December 17 have been submitted to the Chief Executive Officer, CEO. Statement of profit loss, revenue किसे कहते हैं? Cost of sales, gross profit, ठीक है जी, revenue sale. Operating expenses, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के वर्ड में वो सेलिंग एडमन इकट्ठे होते हैं, तो कभी कभी अलग भी लिखे होते हैं, इकट्ठा भी किया जा सकता है बाय द नेम ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस वर्ड है इसके लिए, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ है, वो कैलकुलेट नहीं हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस जगह कैलकुलेट होता है? फाइनेंस कॉस्ट से पहले, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो कैलकुलेट नहीं किया हुआ एग्जाम में, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या? ये आफ्टर फाइनेंशियल चार्जेस है, टैक्स से पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो फाइनेंशियल चार्जेस ऊपर कोई टोटल होना चाहिए, फिर टैक्सेशन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, करंट एसेट्स इकट्ठे दिए हैं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स का मतलब वापस भागते जाएं, रेशियो नंबर 18 ढूंढो, रेशियो नंबर 18, रेशियो नंबर 18 का जहां नाम लिखा हुआ है उसी के नीचे मेरे ख्याल ब्रैकेट में कहीं लिखा होगा इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो यकीनन इसकी डिटेल अपनी जगह, लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज इक्वल टू इक्विटी। लेकिन फिर अब इस रिजर्व्स में क्या क्या होगा? शेयर प्रीमियम से लेके जर्नल स्पेसिफिक रिजर्व तक सब कुछ होगा, तो अगर ब्रेक हुआ हुआ ठीक है, अदरवाइज वापस आए। शेयर कैपिटल अलग दिया हुआ है और अब इस रिजर्व में प्रीमियम भी होंगे, रिटेन अर्निंग्स भी होंगी, सरप्लस भी होगा, जो जो रिजर्व्स हैं वो इसी में होंगे। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज है और फाइनली फिर करंट लायबिलिटीज लिख के उसने एक टोटल कर दिया। नेक्स्ट होगा ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ बीएल हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, CEO wants to compare the results with other companies operating in sports manufacturing industry. बिजनेस की परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर से भी कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए पिछले सालों से, और साथ साथ जिस सेक्टर में आप हैं उस सेक्टर की बाकी कंपनी से भी कंपेयर किया जाता है। मतलब स्पोर्ट्स अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो कार मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर करने की कोई सेंस नहीं बनती। गाड़ियां बनाने वाली अगर कोई एक कंपनी है वो अपनी परफॉर्मेंस दूसरी कार मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेगी। तो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसमें हम अपनी बूम लिमिटेड की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंडस्ट्री डाटा हैज बीन गैदर्ड, तो नीचे जो रेशियोज हैं ये किसकी हैं, हमारी या इंडस्ट्री की? इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज हैं उनकी रेशियोज की कोई एवरेज सॉर्ट ऑफ निकाल के हमारे सामने आ गई। तो अब रिक्वायरमेंट नंबर 1, कंप्यूट बीएल्स रेशियो फॉर कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। कौन सी रेशियोज? हिम्मत 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 हिम्मत, कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी रेशियोज? जाने दे खुदा के लिए। इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जो ऊपर रेशियोज नहीं हुई हैं अगर इनके साथ कंपैरिजन करना है तो कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे? जो ऊपर लिखी हुई या जो लिखी हुई उनके अलावा सारी कैलकुलेट कर रहे हैं। कंप्यूट किसकी रेशियोज? मोम लिमिटेड रेशियोज। क्यों? फॉर कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की जो रेशियोज गिवन है वो हम बूम लिमिटेड के एंगल से कैलकुलेट करके कंपेयर कर रहे हैं। तो कौन सी रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे सर? कौन सी रेशियोज गिवन है, किसकी गिवन है, हम किसकी कैलकुलेट करेंगे? इंडस्ट्री की गिवन है, हमने बीएल की कैलकुलेट करनी है।
तो ये जितनी गिवन है हमने इसे बूम लिमिटेड के एंगल से कैलकुलेट करना है। फिर देन फॉर ईच रेशियो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर चेंज फ्रॉम इंडस्ट्री। फिर हमने ये बताना है कि हमारी रेशियोज में और इंडस्ट्री के रेशियो में चेंज की क्या रीजन हो सकती है। तो हर रेशियो की एक कम से कम रीजन हमने फिर बतानी है। तो आइए जल्दी से वर्किंग करें, फिर रीजन की तरफ चलते हैं। असल काम वैसे ऐसा रेशियोज तो अंडरस्टूड बात है कि याद हो ही जानी है या याद कर ही लेनी आपने। मेन मसला आना है कमेंट्स का ही। तो आए तो जरा जल्दी से रेशियोज कैलकुलेट करने ताकि कमेंट्स पे दोबारा टाइम दे जा सके। नहीं वो कर लेते हैं, समझ तो आ गया ना, बाद में अपने हाथ से इंशाल्लाह लिख लेते हैं। नहीं जगह छोड़ लेते हैं, आगे लिख लेंगे। बिजनेस नेम सर, बिजनेस नेम रिपीट कर दें। रिक्वायरमेंट ए क्या है? कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेट करें, यहाँ कमेंट्स नहीं है, कमेंट्स फिर बाद में। तो कंप्यूट बीएल्स रेशियोज। जी बताएं, सबसे पहले कौन सी वर्किंग करनी है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा लगे हुए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो पता है कौन सी? डेफिनेटली आज हमारी कोशिश होगी कि पिछला देख के दोबारा रिवाइज कर लें और याद करने की कोशिश करें। रेशियो नंबर 12 ढूंढें, जल्दी जल्दी जल्दी, एक उंगली रखें उधर। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला बताएं। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट कौन सेल या टोटल सेल, नेट सेल। नेट का मतलब अगर सेल रिटर्न है तो नेट हो जाएगा। टोटल सेल या क्रेडिट सेल? टोटल सेल। डाटा ढूंढना, डाटा ढूंढे। बीएल की वर्किंग करनी है ना। 3500 डिवाइड बाय नेट सेल वही होगी यार, 21,000। मत डरे, मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर बताएं। फिगर्स मिल गई सर। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, आंसर आया 16.67%। क्या चीज किसका 16.67%? प्लीज बोलना है सर जी, बोलना है, हिम्मत करनी है यार। परसेंटेज का साइन भी बोर्ड से देख के लगा रहे हैं, स्लैश लगाए, दो डॉट लगाए। क्या चीज किसका कितने परसेंट है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 16.67% है। इंडस्ट्री का कितना है? तो इसलिए कह रहे हैं ना बाद में ताकि कमेंट्स दे सकें। क्या हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम है? नेक्स्ट रेशियो बताएंगे कौन सी, पहले वर्किंग करेंगे, कंपटीशन पूरी करें। नेट प्रॉफिट और मार्जिन का फॉर्मूला ढूंढे कहीं। अब यहाँ नेट प्रॉफिट से मुराद क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? नेट प्रॉफिट अब आफ्टर टैक्स ही, अब आफ्टर टैक्स ही। क्या ख्याल है? जी जी फॉर्मूला तो वही है, ये रेशियो नंबर 15 है शायद, देखते जाएंगे। नहीं उसे नेट प्रॉफिट मार्जिन का है, तो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, और नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होगा, आखिरी प्रॉफिट। फिगर्स बोल। 805 divided by 21,000 multiplied by 100 is equal to 3.83%। क्या चीज किसका 3.83%?
फला दें मायूसी की इंतहा कर दें, बोला ही नहीं जा रहा, अल्फाज जम गए हैं। क्या चीज किसका बचा? इंडस्ट्री का कितना? करंट रेशियो लिख के फॉर्मूला सोचें। कुछ तो वैसे याद हो जाने चाहिए, लेकिन अगर जहन में नहीं हो तो काइंडली देख के ढूंढें। करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय 100। लिखना दीजिएगा, चेक करें जाके। टाइम्स में आंसर आना है, परसेंटेज में आना है? टाइम्स में आना है, अपनी मर्जी से नहीं लगा देना जहां 100 दिल करे। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ढूंढने जी करंट एसेट्स 1500, करंट एसेट्स टोटल दिया हुआ है डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज गिवन है 1.5 टाइम्स। बिल्कुल ठीक है जी, टाइम्स लिखना है। क्या चीज किसका 1.5 टाइम्स? करंट एसेट्स हर 1 रुपया ऑफ लाइबिलिटी के बदले 1.5 रुपीज ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल। नेक्स्ट रेशियो, हाँ जस्ट अ मिनट। अच्छा, गेयरिंग रेशियो ना दो तरह से कैलकुलेट होती है, यकीन वो पढ़ते हैं भी जाके, लेकिन पहले जरा क्वेश्चन के डाटा पे जरा गौर करें। ये गेयरिंग रेशियो के सामने लिखा क्या हुआ है? 50-50 50 रेशियो 50, ये क्या बताना चाह रहा है? ये 50-50 जेन में रख के वापस जाए रेशियो नंबर 18 ढूंढो। पचास 50 दो रेशियो में सर, जो दो तरीके हैं गेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के, दोनों फार्मूले बोले एक करके। एक तरीका है कि लॉन्ग टर्म लोन्स को इक्विटी के बेस पे चेक किया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे चेक किया जाए। जो असल इशू इस वक्त है, इसकी जरा इंटरप्रिटेशन में जाएगा। अगर इक्विटी की बेस पे आप चेक करेंगे तो आंसर अगर 100 से ज्यादा होगा तो कंपनी हाईली गियर्ड है, ऐसे है। और अगर आंसर 50 से ज्यादा होगा, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस बनाया तो फिर हाईली गियर्ड है। ठीक है, 100 और 50 याद आ गया। अब जरा एक सेकंड अपने क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन की तरफ डाटा में आ रहा, यहाँ कहता है 50-50, बेस किसको रखा उसने? नहीं मतलब 50-50 से क्या समझ रहा था? 50-50 50 रेशियो 50, लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी का कंपैरिजन होना, लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी का कंपैरिजन होना। तो क्या लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी बराबर है? 50-50 कितने परसेंट क्या है और कितने परसेंट क्या है? इसी तरह ही है ना यार, किसकी किसके साथ रेशियो है? इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी का कंपैरिजन है। तो क्या ये उसने, वापस जरा रेशियो नंबर 18 में, क्या उसने इक्विटी का बेस रख के बनाया या कैपिटल एम्प्लॉयड का बेस रख के बनाया? ये टोटल 100 बनता है, 50-50 टोटल 100 बनता है, किस किस को मिला के? लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी को मिला के 100 बनता है। बताएं इक्विटी के बेस पे वर्किंग की उसने या कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे? उसने 100 किसको रखा हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड को या इक्विटी को? कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे पता चला हमने 100 रखा? 50 इक्विटी लॉन्ग टर्म लोन है, 50 इक्विटी है, मिल के 100 है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि ना ये कंपनी हाईली गियर्ड है ना ये लो गियर्ड है। हाईली गियर्ड कब होती है और लो गियर्ड कब होती है? तो इसके एग्जैक्टली लोन कितने हैं? जितनी इक्विटी, बराबर बराबर है। क्या चीज किसके बराबर हुई हुई? इंडस्ट्री में जितने लोन होते हैं लोगों के, उतनी ही इक्विटी भी होती है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारी ये रेशो क्या है। वैसे भी नीचे जरा पढ़ लो उधर ही रेशो नंबर 18 में, प्रेफरेबल फॉर्मूला है क्या? इक्विटी वाला है या कैपिटल एम्प्लॉयड वाला है? हाँ वर्किंग के बाद बताएं, इक्विटी वाली वर्किंग करूं या कैपिटल एम्प्लॉयड वाली?
फार्मूला बोले चलो, लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म जी मल्टीप्लाई बाय जी 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 तो सर प्लस साइन नहीं है, अब प्लस साइन नहीं है मेरे भाई, हमने इकट्ठा कर ली यार, कमाल हो गया। 50-50 है तो 50-50 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। उससे क्या 50 रेशो 50, इक्विटी और लोन की रेशो आपस में 50-50 है। तो हमने अगर कैपिटल एम्प्लॉयड इकट्ठा करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में 50 इक्विटी भी होती है और लोन 50 भी होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना होगा? तो ये मैंने प्लस इसलिए नहीं किया, मतलब मैंने इस रेशो को देख के, लेट्स से इस तरह लिखा होता, ये 50-50 फाइनल करें सर, ये लिखा होता 30-70, 30 क्या होता है, 70 क्या होता है, करंट एसेट्स 30 होता है। 50-50 की जगह लिखा होता है 30-70, तो असल में ये डेट डिवाइड बाय इक्विटी है ना, डेट इक्विटी रिलेशनशिप है ना, तो 30 क्या होता है, लोन होता, 70 क्या होता, इक्विटी होती, मिला के अभी भी 100 ही होना था, तो 100 में से ब्रेकअप होता। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि फार्मूला नंबर बी कैलकुलेट हुआ, फार्मूला बी में बेस क्या होती है, और कैपिटल इक्विटी प्लस लोन मींस कैपिटल एम्प्लॉयड बेस, तो वो 100 है, उसमें ब्रेकअप बताया हुआ। तो किसका ये ब्रेकअप बताया हुआ और हम किसकी वर्किंग करने लगे? इंडस्ट्री का बताया हुआ, हम बीएल की करने लगे। एक मिनट फिगर जरा मेरे को लिखना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फार्मूला बताइएगा, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, डेफिनेटली इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन की फिगर इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर वर्ड बोला जाता है। यार जरा ट्राई करें जरा, लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन किन किन नामों से हो सकता है? डिबेंचर्स, ट्रांसफरेंस सर्टिफिकेट, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वर्किंग करवाइए, लॉन्ग टर्म लोन ढूंढे कहीं, लॉन्ग टर्म लोन तो लिखा ही नहीं हुआ, लाइब्रेरीज में लॉन्ग टर्म लोन होते हैं 3000, मत लिखे, ऐसा देखे, डिवाइड बाय बेस बनवाए, इक्विटी बनवाए, इक्विटी बनवाए, इक्विटी किसे कहते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, वर्किंग हो रही है, गौर से देखिएगा जी, बिल्कुल ठीक है। 4000 मैंने उठाया इक्विटी, सॉरी 4000 मैंने उठाया शेयर कैपिटल, 1000 प्लस करके बना 5000 इक्विटी, लेकिन अभी प्लस क्या होना है इसमें, 3000 भी प्लस होना। 3000 क्या है दोबारा बता दें, और बेस में 4000 जमा 1000 मीन्स 5000 इक्विटी है, और 3000 लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। आंसर बताएं, इंटू 100 होना बेटा, प्लीज इंटू 100 होना है यार। 37.5, क्या चीज किसका कितने परसेंट है? क्या चीज किसका कितने परसेंट है? लॉन्ग टर्म लोन्स कैपिटल एम्प्लॉयड का 37.5% है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्यों बोला मैंने, बेस ही वो है, कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस पे लॉन्ग टर्म लोन 37.5% है। 37.5% का मैथमेटिकली मतलब है 37.5 डिवाइड बाय 100, वही स्टोरी सेम लाइन जो कल हो रही थी, 37.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब 100 क्या है तो 37.5 क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड का सम अगर 100 है तो उसमें लॉन्ग टर्म लोन 37.5, कैलकुलेटर पकड़, एक बैलेंसिंग फिगर निकालें, कैसे 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 100 माइनस, अब 100 में 37.5 तो लॉन्ग टर्म लोन्स है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर 62.5 इक्विटी होगी। अब इसको मैं वैसे ही लिख सकता हूं जैसे एग्जामिनर ने इंडस्ट्री का लिखा, 37.5 रेशो 62.5, कहां से आ गया 62.5? क्या अगर किसका कितना है तो क्या ही किसका कितना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर 37.5% लॉन्ग टर्म लोन है तो फिर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल एम्प्लॉयड में 62.5 इक्विटी होगी।
तो डेट इक्विटी रेशो मैंने परसेंटेज में या रेशो फॉर्म में लिख दी है, और इस तरह मैंने इस वक्त इसलिए लिखी है क्योंकि क्वेश्चन में भी डाटा हमें इस तरह दिया। अब ये फिगर्स देख के बताएं क्या हमारी कंपनी कंपैरेटिवली स्पीकिंग दूसरी इंडस्ट्री की कंपनी से हाईली गियर्ड है या लो गियर्ड है? और जाने दें यार 62.5 है यार, कमाल हो गया। ये हाईली गियर्ड कब होती है? नहीं, जब लोन ज्यादा हो और लोन अगर 50 से ज्यादा होते तो फिर हाईली गियर्ड होनी थी। अब ठीक है, प्लीज कुछ क्लियर हो गया? ये मेरे से एक सवाल पूछा जा रहा है, जरा आप भी चेक कीजिएगा। जरा रेशियो नंबर सी जरा चेक करें, जब भी सॉल्व किया हमने करंट रेशियो। और रेशियो नंबर डी मुझसे पूछा जा रहा है कि रेशियो नंबर सी में परसेंट 100 से मल्टीप्लाई किया नहीं है और डी में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा ये तो हम आई होप कि बाकी कोई इस तरह कंफ्यूज नहीं है। और मेरे भाई ये रेशियो तो हमने खुद नहीं बनानी, रेशियो बनी हुई है उसको हमने अप्लाई करना। कुछ रेशियो टाइम में कैलकुलेट हो रही है, कुछ परसेंटेज में। तो रेशियो नंबर सी जो हमने पढ़ी है वो टाइम्स में ही है, और जो डी पढ़ी है वो हमने परसेंटेज में। ठीक है अदनान साहब, मोहम्मद अदनान बेटा जाने दे गुस्सा यार। जी सर, नेक्स्ट रेशियो है, नेक्स्ट रेशियो का नाम पढ़ ले कोई यार, नाम देख के लिखें यार। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का तो फॉर्मूला ही कहीं पड़ा। ढूंढे रेशियो नंबर 16 ढूंढे। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स रेशियो नंबर 16, पेज नंबर बताइएगा। 165। वो तो लिखा रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला बताएं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट्स। इसकी इंटरप्रिटेशन में जाए, बात होगी थी यहाँ। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की जगह रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स मांग ले तो फिर आप क्या करेंगे? फार्मूला बनवाएं, क्या बनाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एक्सप्लेन कर लिया करें यार। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखिए फार्मूला आगे दो, ये मिल गया इंटरप्रिटेशन में। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज, एवरेज क्या लिखूं? एवरेज नॉन करंट एसेट इंटू 100 है, इंटू 100 है सर। परसेंटेज में आंसर है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है एज कंपेयर्ड विद एवरेज नॉन करंट एसेट्स। वर्किंग में साथ कीजिएगा। अब क्या ढूंढना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जरा डाटा देखें जहाँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनी हुई। इसके दो तरीके हैं, लेकिन ये बार पता होना चाहिए। दोबारा जरा देख ले, रेशियो नंबर 13 है, पेज नंबर 164 पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले फाइनल करना था अपने, वहां रेशियो नंबर 13 के नीचे कोई अपने हाथ से भी एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शायद उस दिन बनाई थी। किस जगह पे मैंने कहा था ढूंढना जरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है? किस जगह कहा था, किस जगह कहा था? फाइनेंशियल चार्जेस से बाद या पहले? पहले, पहले बाद, पहले। हाँ डाटा में। अब एक तरीका ये हो सकता है, लिखें कैलकुलेटर पे ग्रॉस प्रॉफिट 3500 और इसमें से माइनस कर दें 1900 और इज इक्वल टू दबा दें। किससे पहले मैंने एक प्रॉफिट निकाल ली है, तो यहाँ फिगर आ जाएगी 1600। लेकिन बेटा अक्सर हमें एक रिवर्स वर्किंग करनी पड़नी है क्वेश्चन में। यहाँ डेफिनेटली सीधी वर्किंग भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में समटाइम डाटा होता नहीं है, तो हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ता है। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर जाएंगे तो वर्ड जहन में रहना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप जरा फिगर ढूंढे 1150, ये क्या है? ये तो बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स तो लेस नहीं हुआ हुआ, लेकिन हमने इसे एक और स्टेप पीछे लाना है और बिफोर इंटरेस्ट बनाना है। तो इंटरेस्ट है कितना? 450 है, तो 1150 वर्किंग करते हुए 450 माइनस हो चुका है। अब हमने रिवर्स जाना है, वापस जाना है, तो वापस जाते हुए 1150 कैलकुलेटर पे लिखें और माइनस 450 कर दें या प्लस कर दें?
माइनस हुआ है ऊपर से नीचे इस तरह आते हैं फिगर्स। अब अगर वापस जा रहे हैं रिवर्स तो 1150 प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों तरीकों से जरा काइंडली जरा वर्किंग लिखना है। अल्टरनेटिवली 1600 को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये प्लस की बात समझ आ रही? तो माइनस हो रहा है, कहां से कहां आते हो माइनस हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आते हुए माइनस हुआ। अब अगर हम रिवर्स जा रहे हैं तो जो फिगर माइनस हुई थी वो प्लस होके, ठीक है, समझ आता। इसी तरह अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से वापस जाना हो, 805 से अगर वापस जाना हो तो कर ले, जरा तसल्ली हो जाएगी, दोनों फिगर्स में प्लस हो जाएंगे। 805 प्लस 345 एंड प्लस 450 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डन है प्लीज? तो डेफिनेटली इस अगर 1600 सॉल्व तो हो जाएगा सीधा भी, लेकिन अगर ये स्ट्रेट ना वर्किंग हो सके तो रिवर्स वर्किंग पॉसिबल है। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन फाइनली? ये ऑनलाइन स्टूडेंट फिगर समझ आ गई? चलिए फॉर्मूला फाइनल करें। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना मिल गया जी मैं? इसकी भी जरा वर्किंग लिखना मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा, दोबारा रिवाइज करते हुए। 1150 प्लस 450 डेफिनेटली 1600 बनता है। बेस बनवाएं और इसमें एक चीज जरा रिवाइज कर, एवरेज नॉन करंट एसेट्स ढूंढने हैं, एवरेज भी ढूंढना है यार। डाटा देखें क्वेश्चन का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यही है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट यही होते हैं सर। 7500 होना जरा, 7500 तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा यार। 31 दिसंबर 17 ऊपर डेट देखा था, हमें तो एवरेज चाहिए। एवरेज कब हो सकेगा? अगर हमें कंपैरेटिव डेटा दिया हो, और अगर कंपैरेटिव डेटा ना हो फिर जो फिगर दी है उसे डिवाइड बाय 2 कर लें। पूरा सेंटेंस जरा बोल रहे हैं, अगर ओपनिंग ना हो तो क्या करें? क्लोजिंग को एज इट इज एवरेज समझ के लिखें। तो क्या लिखूं? 7500। क्यों एवरेज आपने नहीं किया? क्योंकि डाटा नहीं था। तो डाटा अगर होता तो यकीनन हम एवरेज नॉन करंट एसेट्स कैलकुलेट करते इनटू 100। आंसर आ गया 21.33 पे बात खत्म करते। क्या चीज किसका 21%? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 21.33% ऑफ एवरेज नॉन करंट एसेट्स। हायर द बेटर, लोअर द बेटर सोच के। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हायर साइड पे होनी चाहिए जितनी हो जाए। नेक्स्ट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय, अच्छा वर्ड पूरे ही ध्यान में रखें, वो हो ना हो वो अलग अलग इशू, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सॉल्व हो गया हुआ है। 1150 प्लस 450 कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ एवरेज लेना है। यस सर लेना एवरेज ही है, लेना एवरेज है, लेकिन वंस अगेन क्या अवेलेबल नहीं है? कंपैरेटिव डाटा अवेलेबल नहीं, इसलिए वही वर्किंग शायद ऊपर जो हुई थी रिपीट हो सकती है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करते हैं? ये ढूंढने जरा दोबारा फिगर्स खुद से ढूंढ के देखें, ढूंढी जाती। 4000 प्लस 1000 यहाँ तक आया इक्विटी
इक्विटी की फिगर आई और प्लस हो गया 3000, आंसर आ गया, सॉरी इंटू 100, सही सॉल्व करें 20%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20%। नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इस तरह बोलना तो फिर इस तरह क्या चीज किसका कितने परसेंट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट is 20% of capital employed, average capital employed. What is 100? Average capital employed base 100 है, base 100% है, तो 20% उसमें प्रॉफिट हुआ है। हायर द बेटर, लोअर द बेटर, लास्ट वर्किंग करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी, जी जस्ट मिनट। अच्छा फिगर्स मेरा ख्याल है लिखते फॉर्मूला जरूर लिखें यार, ये फॉर्मूला याद करना मेन चैलेंज है। रेशियो नंबर 18 होना, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये ना सब कंपैरेटिव डाटा नहीं है, कंपैरेटिव डाटा नहीं, इसलिए हम एवरेज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ओपनिंग्स अवेलेबल नहीं है। फॉर्मूला बताएं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड की क्वेश्चन में स्टोरी है है नहीं है, प्लीज नहीं, कहां ढूंढ ली, कौन से सवाल में ढूंढ ली? जो सवाल कर रहे हैं उसकी बात हो रही है क्या? इस सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स की बहस है, लेकिन अगर बहस होती तो यहाँ लेस होना कौन सा था? वैसे लिखना जरा ठीक है, यहाँ जीरो कर देंगे, लेकिन माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी जरा सही ध्यान में रख लीजिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी एंड डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी। तो ये जो एवरेज का प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व कब हो सकेगा? जब कंपैरेटिव पिछले साल डाटा हो, और अगर पिछले साल का डाटा नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज एवरेज के तौर पे आता है। तो सही वाइंड अप कर लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएं, 805 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5000, ये एवरेज है। 5000 बना कैसे रहे आप? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इनटू 100, 16.1%। क्या चीज किसका कितने परसेंट? रिपीट किया करें, बार बार रिपीट करने से ही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है 16.1% ऑफ एवरेज इक्विटी। हायर द बेटर, लोअर द बेटर, हायर साइड पे होनी चाहिए। चलिए सर ये मेन काम करें, ये वर्किंग्स के बाद असल काम बी पार्ट पे है। वंस अगेन पढ़ लें जरा, क्या वैसे बी पार्ट करना क्या वैसे? अब क्वेश्चन में आपके पास इंडस्ट्री की एवरेजेस मौजूद है, इंडस्ट्री की रेशियोज मौजूद है, अपने रजिस्टर पे आपने बूम लिमिटेड की भी वर्किंग करनी है। अब अगर वेरिएशन है तो उसकी हमने एक एक पॉसिबल रीजन बतानी है। तो वंस अगेन पहले हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं और बाद में फिर इसे डिटेल में पढ़ेंगे भी, और फिर अब लिखने की कोशिश भी करते हैं। इनिशियली इस तरह कीजिएगा कि अपना क्वेश्चन का डाटा और रजिस्टर का डाटा हमने कंपेयर करना है, तो साथ साथ करनी रहेगी। क्वेश्चन में से आप कौन सी इंफॉर्मेशन देखेंगे? नहीं, जो क्वेश्चन में इंडस्ट्री की है, और आंसर में आप अपनी रेशियोज को कंपेयर करें, और फिलहाल हम कम से कम कंपैरिजन करके ये तो देख लें कि हमारी कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव है कहीं या खराब है। ये पहली रेशियो इंडस्ट्री में कितनी दी हुई? इंडस्ट्री का ग्रॉस प्रॉफिट है 23.5% और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 16.7%। यकीनन इंडस्ट्री से हम नीचे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल सही है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल है,
या तो हमारी इंडस्ट्री के मुकाबले में सेल प्राइसेस कम है, या हमने चीजें महंगी ली हैं, या चीजें महंगी खरीद के बेचनी पड़ी हमें, या हमें हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शायद उस क्वालिटी की नहीं है और देयरफॉर इंडस्ट्री के मुकाबले में लो प्राइस पे बिक रही है। या क्या कम है या क्या ज्यादा है, या हमारी प्राइसेस कम है और या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है। यही वजह होगी। तो मैं अभी सिर्फ रैंडमली चंद बातें करूंगा, बाकी इंशाल्लाह इसके फिर डिटेल में ये भी सोचते हैं कॉस्ट ऑफ सेल क्यों कम या ज्यादा। सेकंड रेशो देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री का कितना है, हमारा कितना है। वैसे अब नेट प्रॉफिट मार्जिन, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम है तो ये कोई खास सब सरप्राइजिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो नेट प्रॉफिट अब कम होना ही था। लेकिन एक जरा वर्किंग जरूर करें, कैलकुलेटर पकड़ें। इंडस्ट्री की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है 23.5 और इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट है 7.7। इन दोनों का जरा डिफरेंस लें और जो कर रहे हैं गौर से देखिएगा क्या कर रहे हैं। ये मैंने किसका डिफरेंस कैलकुलेट करवाया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 23.5 इंडस्ट्री की और नेट प्रॉफिट है तकरीबन 7.7। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये क्या है, एक्सपेंसेस आ गए, सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं, शायद बीच में इंटरेस्ट भी है, टैक्स भी है, नेट प्रॉफिट है। ये किस किस के दरमियान की फिगर आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के दरमियान में जो खर्चे हैं वो। तो इंडस्ट्री के खर्चे कितने परसेंट है, अच्छा पूरी बात दोबारा सुने, 23.5 देखें। इंडस्ट्री का ग्रॉस प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल, विद रिस्पेक्ट टू सेल 23.5 है, 7.7 में नेट प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल 7.7 है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना बन रहा है, इंडस्ट्री के खर्चे 15.8% ऑफ सेल्स है। अब यही वर्किंग अपने रजिस्टर्ड पे फिगर्स के साथ कंपेयर करें, 16.67% माइनस, ट्राई टू नेम दिस फिगर जो कैलकुलेटर पे हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग प्लस अदर एक्सपेंसेस हमारे जो हैं वो 12 समथिंग परसेंट ऑफ सेल्स है। तो अब इससे पता ये चल रहा है कि हमारा मेन इशू जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में है। अगर हमारे एक्सपेंसेस उतने ही परसेंट होते जितने इंडस्ट्री के हैं तो हमारा तो नेट प्रॉफिट फिर और कम हो जाना था। इसकी बात पता चली है, इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस 15% ऑफ सेल है, हमारे तकरीबन 12% ऑफ सेल है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इशू नहीं है, हमारा मेन इशू ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में है, विच मीन्स है कि अगर हम सेल्स बढ़ा लें या कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर कम करके ग्रॉस प्रॉफिट किसी तरह इंप्रूव कर लें तो हमारा नेट प्रॉफिट भी इंशाल्लाह इंडस्ट्री से शायद इंप्रूव हो जाना, क्योंकि हमारे खर्चे इंडस्ट्री के मुकाबले में ऑलरेडी कम है। तो वेयर इज द मेन इशू, ग्रॉस प्रॉफिट में मेजर मसला है। नेट प्रॉफिट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठीक हो ही जाएगा अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट ठीक कर लिया, बल्कि इंप्रूव हो जाएगा इंडस्ट्री से। इंप्रूव क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा परसेंट ऑफ सेल ऑलरेडी इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है। डन है सर, डन है सर, इन्वॉल्व होना पड़ता सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, पहले जुबानी में डिस्कस करूं, बाकी ये सब कुछ लिखा भी हुआ है, लिख के भी पढ़ते हैं और लिखा भी पढ़ते हैं, फिर खुद से लिखने की भी आप कोशिश करते हैं। करंट रेशो पे इंडस्ट्री की करंट रेशो क्या है, हमारी क्या है, ठीक ठाक डिग्रीज है हमारा। इंडस्ट्री में हर 1 रुपया लाइब्रेरी के बदले 2.75 अवेलेबल है, हमारे पास सिर्फ 1.5 रुपीज। अच्छा वैसे हालात इतने बुरे नहीं है हमारे, 1.5 हम लाइब्रेरी सेटल तो कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले में डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, गौर से सुनिएगा जरा। करंट रेशियो का फॉर्मूला जेन में और थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई थी, दोबारा गौर से सुनिएगा। देखिए अगर हमारे करंट रेशियो कम है तो या तो हमारे करंट एसेट्स कम है या करंट लायबिलिटीज ज्यादा है। करंट एसेट्स कम है तब भी रेशियो कम हो जाएगी, और या करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, बेस ज्यादा होगी तो आंसर कम हो जाता। चेक करके दोबारा देख लें, लेकिन इस तरह की बातें पता होनी चाहिए। मसलन 1500 लिखा हुआ है,
डिवाइड बाय करें 1200, लाइबिलिटीज को बढ़ा रहा हूं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या किया मैंने, क्या हुआ? लाइबिलिटीज बेस में बढ़ी, आंसर कम हो गया। ऑल्टरनेटिवली फाइनल करें, 2000 लिखें करंट एसेट फॉर एग्जांपल। अगर 2000 डिवाइड बाय 1000 करें तो 2 टाइम्स। तो करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो रेशो इंप्रूव हो जाएगी, और अगर बेस बढ़ेगी तो फिर रेशो डिक्रीज हो जाती है। तो या हमारे करंट एसेट्स इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है, या इंडस्ट्री के मुकाबले हमारी लायबिलिटीज ज्यादा है। और बातें बाद में करता हूं, आगे। गेयरिंग रेशो गौर से देखो, इंडस्ट्री की गेयरिंग रेशो क्या है? 50-50 का मीनिंग जितने लोन है उतनी ही इक्विटी है। अपनी देखें, क्या हमारी गेयरिंग रेशो बेहतर है? और डिक्रीज हुई हुई रेशो, कमाल हो गया यार। हमारे लोन्स इक्विटी का कितने परसेंट है? सॉरी हमारे लोन कैपिटल एम्प्लॉयड का कितने परसेंट है? तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लोन्स की अमाउंट कम है, लेकिन इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमने लॉन्ग टर्म लोन लेने की बजाय, रेशो नंबर सी देखें जरा, हमारी करंट रेशो कम है, तो ये भी हो सकता है हमें लॉन्ग टर्म लोन लेने की बजाय शॉर्ट टर्म लोन लिए हो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? गेयरिंग रेशो तो इंप्रूव हो जाएगी, लॉन्ग टर्म लोन नहीं लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन लिए हैं तो करंट लायबिलिटीज बेस में बढ़ जाएंगी। ये भी हो सकता है कि बैंक हमें लोन देते ही ना हो, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह लोन्स हैं कम। तो रीजंस में भी मोर देन वन। अब इसमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें रीजंस बताई नहीं है, हमसे पूछ रहा है, तो हम डेफिनेटली एक से ज्यादा रीजन सोच सकते हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली विद इन सम लॉजिकल बाउंड्रीज सोचना है। वो भी नहीं हो सकता सिर्फ अंदर अंदर ही रहना। नहीं, ये बहरहाल जो मैंने बातें की हैं, गेयरिंग रेशो में नंबर 1 मैंने क्या कहा कि लोन्स हमारे कम है। फिर मैं इसको लिंक किया है कि शायद लॉन्ग टर्म लोन्स इसलिए कम है कि एक तो पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, हमें जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि करंट रेशो के साथ कंपेयर किया जाए कि शायद हमारे शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा, या हमने लोन शॉर्ट टर्म ज्यादा लिए हुए, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म लोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो मोर देन वन पॉसिबिलिटीज आते हैं। ई फाइनल करें सर। ई इंडस्ट्री की रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स की फिगर कितनी है? 32.9%। हमारी कितनी है? अब इसमें भी सर जी ये रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। तो अगर हमारा प्रॉफिट ही कम है, जो ऊपर वाली रेशियोज में पता चल गया हुआ है, नेट प्रॉफिट हमारा इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है, तो अब अगर इंडस्ट्री के मुकाबले में हमारा नेट प्रॉफिट ही कम है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इवन अगली भी देखें जरा, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये शायद कम ही होना लॉजिकल है। दोनों जरा चेक करें, क्या दोनों इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है? तो ये शायद अब इसलिए सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम है। अगर किसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट हम बढ़ा लें तो इंशाल्लाह नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट अगर इंप्रूव होगा तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट से रिलेटेड। लेकिन बारे एक एडिशनल वजह ये भी हो सकती है, ई पे अगर दोबारा, ये तो मैंने बात की कि हमारा प्रॉफिट कम है, लेकिन आपको पता है कि अगर बेस ज्यादा हो जाए, तब भी रेशो फर्दर कम हो सकती है। प्रॉफिट की वजह से तो कम हो ही रही है। तब बेस में लिखा क्या हुआ हमने 7500 नॉन करंट एसेट्स है। तो अगर हमारे नॉन करंट एसेट्स इंडस्ट्री के मुकाबले में ज्यादा है तो नहीं, अच्छी बात अभी सोच लेते हैं, बेस में अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उन नॉन करंट एसेट्स का करना क्या है कि इतने ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम कमा रहे हैं। तो ये तो अच्छा लग रहा है, हमारे मशीनरियां ज्यादा है, बिल्डिंग ज्यादा है, लेकिन वो मशीनरियां और बिल्डिंग्स प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रही। देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा वो भी है, मेरा वो भी है, मेरा वो भी है, लेकिन उनको बिजनेस में इस्तेमाल करके जिस तरह इंडस्ट्री वाले उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम वो नहीं कमा पा रहे हैं। तो इंडस्ट्री के मुकाबले में हमारे नॉन करंट एसेट्स ज्यादा हो जाएंगे। आप जरा इस एंगल से भी देखें, क्या कम एसेट्स और ज्यादा प्रॉफिट, या ज्यादा से ज्यादा एसेट्स और कम से कम प्रॉफिट? वो ठीक है, वो तो अच्छा लग रहा है, वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कम एसेट्स ज्यादा प्रॉफिट, तो या क्या वजह हो सकती है? और या क्या, एक वजह तो हमें कुछ पता चल गई है कि प्रॉफिट हमारा कम है। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि हमारे नॉन करंट एसेट्स ज्यादा है। एक वजह ये भी हो सकती है, अभी हम पढ़ेंगे भी, ये भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस नया है, कंसंट्रेट कीजिएगा, हमारा बिजनेस जरा नया है जिसकी वजह से हमारे एसेट्स
कि WDV फिलहाल ज्यादा है, हमारे एसेट्स नए नए हैं, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कम है, जिसकी वजह से उनकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। और इंडस्ट्री में जो बाकी बिजनेस में बड़े पुराने पुराने चल रहे हैं, तो उनके एसेट्स जरा पुराने होते जा रहे हैं और देयरफॉर उनकी WDVs डिक्रीज हो गई। सर हिम्मत सर, एक बार ये भी हो सकती है कि हमने रिवॉल्यूशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया। सर जी सर, वो क्या होता है, वो क्या होता है? फेयर वैल्यूज पे हमारे एसेट आ गए। इंडस्ट्री में कॉस्ट मॉडल अलाउड है, दोनों में, दोनों अलाउड है। लेकिन अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ आ गए और फेयर मार्केट वैल्यूज बढ़ रही, तो हमारे एसेट्स की फेयर वैल्यू ज्यादा होने से हमारी कैरिंग अमाउंट्स बढ़ जाएंगी, और कैरिंग अमाउंट्स बढ़ने की वजह से, बेस बढ़ने की वजह से, नहीं अगर रीसेंट रिवॉल्यूशन की आपने कुछ साल पहले या ईयर एंड पे कर ली, तो अकॉर्डिंगली एसेट्स अभी बड़े बड़े नजर आए हैं एज कम्पेयर विद दोस कंपनीज जिन्होंने कॉस्ट मॉडल यूज किया होगा। तो बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। मेन क्या है, जब भी कोई इंटरप्रिटेशन करें, ऊपर वाली फिगर देखें मींस प्रॉफिट, कोई भी रेशियो है, और नीचे वाली फिगर देखें एसेट्स। पहले मैंने प्रॉफिट के एंगल से क्या बात की, प्रॉफिट हमारा कम है, देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम ही होनी चाहिए थी। फिर ये भी हो सकता है कि फर्दर कम इस वजह से हुई हो कि हमारी बेस में नॉन करंट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। अब उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने दो तीन बताई हैं, इंशाल्लाह भी पढ़ते भी। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है कम है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है या कम है? अच्छा ये क्यों कम है? प्रॉफिट कम है, नहीं नहीं अब नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब यही मैंने कहा था जरा लॉजिकली भी रहना। ये हम ऊपर डिसाइड कर चुके हैं शायद कि हमारी इक्विटी ज्यादा है या लोन ज्यादा है, लोन कहीं गेयरिंग रेशो, हमारी इक्विटी ज्यादा है, ऐसे ही नहीं? तो हमारी इक्विटी ज्यादा होने की वजह से बी रेशो ने कम ही होना था, और प्रॉफिट के कम होने की वजह से भी इस रेशो ने, तो दोनों तरफ से शायद इंपैक्ट है, प्रॉफिट भी कम है और इक्विटी ज्यादा है कम है, इक्विटी ज्यादा है कम है सर। हमारे ये दोनों जो रेशोज है लास्ट एफ और जी, इनमें इंडस्ट्री से हम ऊपर है नीचे, दोनों में कम है। मेन इशू हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का। चले मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, जरा पेज नंबर 202 पे है, जरा कुछ जरा और डेप्थ में पढ़ें। लेकिन वंस अगेन पढ़ते हुए आपने रजिस्टर पे प्लीज फिगर साथ रखनी, रैंडमली इसमें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हम फिगर्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है सारे? पेन हाथ में रख लीजिएगा, काफी सारी बातें में से कुछ आपके साथ बात करते करते हो गई। एक सेकंड पिछले पेज वापस है, रिक्वायरमेंट भी पढ़े, उसने वैसे मांगी एक ही रीजन है, लेकिन यहाँ इसलिए जरा ज्यादा लिखी भी नहीं और डिस्कस भी होंगी ताकि ज्यादा पढ़ के कोई एक आध हम लिख सकें। तो यकीनन एग्जामिनर ने वन रीजन कही है, तो हमें बस एक एक ही रीजन लिख के बात खत्म कर देनी चाहिए ताकि बाकी क्वेश्चन भी हो सके। लेकिन आपको यहाँ ज्यादा रीजन इसलिए नजर आएंगी ताकि एक तो विजन जरा ब्रॉड हो जाए, और सेकेंडली कुछ एक आध याद रह जाए। जी सर, क्या पढ़ने लगे हम? रीजन फॉर वेरिएशन, पहले आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, कंपैरिजन करके लिखा हुआ है लोअर देन इंडस्ट्री, एग्रीड है? कितना कितना? 23.5 एंड 16.6। रीजन अब लिख रहा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट हायर प्राइसेस एज कंपेयर टू द क्रेडिटर्स। क्या ख्याल है? हमें चीजें महंगी मिली, कॉस्ट ऑफ सेल में मसला, हमें अपना रॉ मटेरियल का पता, जिन चीजों से हम गुड्स बना रहे हैं हमें रॉ महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर बनाने की कॉस्ट बढ़ी होगी हम उसी प्राइस पे बेच भी दें, अगर जिस प्राइस पे लोग बेच रहे हैं, लेकिन तो ईमतन हमारा खर्चा क्योंकि ज्यादा हुआ है तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या ज्यादा हो गया, मे बी क्या ज्यादा हो गया, हमें रॉ मटेरियल महंगा मिला हो। सेकंड जस्ट पढ़ना, इसको मुझे डिटेल में जरा डिस्कस करना पड़ेगा। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल अंडरलाइन करना। बाकी होता क्या, अभी से छोड़ दें, आगे चला मैं बताता हूँ। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसीज, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल वेस्ट ज्यादा होता है,
लोगों ने प्रोसीजर जो अडॉप्ट किए हैं उनकी वजह से उनकी वेस्टेजेस कम है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है सपोज अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा गुड्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल है जाया हो जाता है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा सर, इसी तरह हमारी जो लेबर है वो इतनी ट्रेन नहीं है, वो टाइम वेस्ट करती है काम के दौरान, या उसको ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर्ड विद कंपेटिटर्स। हमारी लेबर फोर्स अनस्किल्ड है या नहीं है, अनट्रेन्ड है, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम लगा के कम काम करते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लेबर कॉस्ट के साथ साथ ओवरहेड्स खर्चे भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये वाली चीजें भी बढ़ेंगी। इनएफिशिएंसी की एग्जांपल्स दे रहा हूँ। कौन सी दो एग्जांपल्स दी हैं? मटेरियल वेस्टेज ज्यादा, ब्रैकेट में लिखा फॉर एग्जांपल मटेरियल वेस्टेज है, ज्यादा मटेरियल वेस्टेज है, अनस्किल्ड लेबर है, अनट्रेन्ड लेबर है जी, मशीनरी खराब है, मशीनरियां पुरानी हो गई हैं, पुराने वर्जन रखे हुए हैं, खुद ही जोड़ जोड़ के बनाई हुई हैं। नहीं इन लेकिन बहरहाल इनएफिशिएंसी में मेरा ख्याल है वेस्टेज ही शायद ज्यादा, मटेरियल वेस्टेज, इनस्किल्ड लेबर, लेबर अनस्किल्ड यूज होनी चाहिए, स्किल्ड, लेकिन स्किल्ड बनाने में टाइम लगता है। आप जो से नौजवान ट्रेन होने में टाइम लगाते हैं। एनी कंफ्यूजन? एक और पढ़े, डिलिबरेटली कीपिंग सेलिंग प्राइसेस लो। एक होता है डिलिबरेटली, क्या मतलब, जानबूझ के। लेट्स से हमारा नया बिजनेस है और अभी हमारे बिजनेस की गुड्स की डिमांड नहीं है, कंपेटिटर्स पुराने पुराने हैं, देयरफॉर उनकी वर्थ बनी हुई है, कस्टमर्स हैं, वो महंगी भी बेच लेते हैं, अभी हमने मार्केट में पेनिट्रेट करना है सपोज, तो देयरफॉर हमने जानबूझ के फिलहाल सेल प्राइसेस कम रखेंगे। इससे भी क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज कम होगी फिर। ठीक है, तो एक नजर रिवाइज कर लें। सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ अभी। मेन वर्ड्स क्या है, नंबर 1 में क्या है, रॉ मटेरियल महंगा मिला, तीसरा प्रोडक्शन कॉस्ट इनएफिशिएंसीज की वजह से बढ़ी हुई है, और लास्ट हमने शायद जानबूझ के सेल प्राइस वक्ती तौर पे कम की हुई। चलो आगे, नंबर 2 पहले पढ़ो, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करें, इंडस्ट्री का कितना है, और यार ये तो बता दो यार प्लीज यार, हमारा कितना है, लोअर है हायर है, ब्रैकेट पढ़े साथ साथ रहेगा, मेनली ड्यू टू लोअर ग्रॉस प्रॉफिट। मेजर मसला कहाँ है, अब आगे काफी सारी परसेंटेजेस आनी है, ध्यान से सारी वर्किंग करनी है आपने। BL's gross profit margin is 6.3% लोअर देन इंडस्ट्री, ब्रैकेट में जाएं और फिगर्स ढूंढें। ये 16.67% के है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और 23.25 के, तो उसका एक डिफरेंस लिया उसने। दोबारा सेंटेंस शुरू करें, BL's gross profit margin is 6.83% lower than industry। ओके यहाँ तक, अब ब्रैकेट छोड़ दें। Whereas net profit margin is only 3.87%, ब्रैकेट में जाएं, कैसे वर्किंग हुई हुई, असल में उसी तरह की वर्किंग कर रहा है जिस तरह की मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। ग्रॉस प्रॉफिट में कितनी कमी है, कंपैरेटिवली 6.83%, और नेट प्रॉफिट में कितनी कमी है, ब्रैकेट्स के बगैर आप दोबारा सेंटेंस शुरू करें। BL's gross profit margin is 6.83% lower than industry, whereas net profit margin is only 3.87% lower, which indicates that BL's operating expenses percentage of sale are approximately 2.96%। अब इसने कैसे बनाया, ढूंढ के जरा फिगर्स बताएं। असल में इसने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन कर दिया है। आप इस तरह करें, अगले पेज पे जगह है, जो मैंने जिस तरीके से बात की थी उस तरह लिखा है, अगले पेज पे, एक मिनट आगे, पेज नंबर 2 3 खाली है, वहां जरा एक वर्किंग जिसको जरा शॉर्टकट्स में यहाँ हो रही है, जरा एक्सप्लेन करना है।
लिखवा दें मुझे जो मैं करना चाह रहा हूँ, एक मिनट पहले लिखवा दें। फिगर्स ढूंढ दे जरा मुझे। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेजेस बताएं, बीएल की कितनी है, और प्लीज कोई एक आध बता दे यार। इंडस्ट्री की कितनी है? नहीं जस्ट एक बार डिफरेंस बाद में देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट परसेंटेज बता, नेट प्रॉफिट परसेंटेज 3.83 एंड 7.7%। इन दोनों में डिफरेंस है एक्सपेंसेस यार 16.67 माइनस 3.83 12.84%। ये किसका डिफरेंस लिया मैंने? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। वो छोड़ दें, जो उसने किया वो कर लेता है। और इंडस्ट्री के एक्सपेंसेस 15.8%। यहाँ तक ठीक है। अब डिफरेंसेस जरा कैलकुलेट कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है? कैलकुलेटर अलाउड है प्लीज, अलाउड है यार। नहीं बेटा मस्त तो नहीं होता, सेलिंग प्राइस लो रखना मस्त तो नहीं है, लेकिन इट कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। एक क्वेश्चन में हमें बताया नहीं हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम है। हम खुद से ये सोच रहे हैं कि ये कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज वजह से हो सकता है। तो हो सकता है कि हमने अपनी सेल प्राइस कम रखी है, ठीक है। तो उसने कुछ भी नहीं हमें बताया, उसने तो पूछा हमसे ये कि क्या रीजंस हो सकती हैं। तो हम अपने माइंड को अप्लाई करके सोच रहे हैं कि रीजंस पॉसिबल क्या है। तो हो सकता है ऐसे ना हो, ये कोई कंपलसरी नहीं होता। हो सकता है कि आप जिस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी की है, देर पर आपको सेल प्राइस रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट वैसी ही है जैसी दूसरों की है, तो वो प्रोडक्ट पुरानी बेच रहे हैं इसलिए वो महंगी भी बेच लेते हैं। हमने क्योंकि अभी मार्केट में पेनिट्रेट करना है, इसलिए शायद वक्ती तौर पे हमें प्राइस कम रखनी पड़े। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ये सारी डिफरेंस बता रहे थे 6.83। अब जरा पूरा बोल दें जरा 6.83 क्या है? डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट्स ऑफ बीएल एंड इंडस्ट्री। पहले जरा आखिरी करवा दें। नेट प्रॉफिट में डिफरेंस 3.87 इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट्स। आप जरा एक्सपेंसेस की वर्किंग में करवाएं 2.96। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। अब मेरी जरा बात सुन ले काइंडली लिखने से पहले। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी में, ग्रॉस प्रॉफिट में इंडस्ट्री के मुकाबले में 6.83 ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम है। नेट प्रॉफिट हमारा 3.87% कम है, लेकिन एक्सपेंसेस हमारे जरा देखें 2.96% कम है। एक्सपेंसेस भी कम है। एक्सपेंसेस कम होना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? प्रॉफिट्स हमारे कम है, लेकिन मसला किस जगह नहीं है? एक्सपेंसेस में, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस। तो इस तरह करें, एक सेकंड मेरे ख्याल लिखने से पहले अब ये पैराग्राफ पूरा कर लें। उसमें जितनी परसेंटेजेस यूज की हैं, अब समझ आती हैं कैसे सॉल्व हुई है। मैं सब पैराग्राफ पूरा कर रहा हूं, उसमें वैसे डिफरेंस दूसरे तरीके से लिया था मैंने, वैसे कर दिया शायद। बीएस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज, हिम्मत जवानो हिम्मत, ब्रैकेट्स के बगैर पढ़े आप जरा, यहां से फिगर्स ढूंढना। 6.83% lower than industry, whereas net profit margin is only 3.87%, brackets छोड़ते जाएं, lower, which indicates that BL's operating expenses as a percentage of sale are approximately 2.96% lower than the industry. Means problem is not in operating expenses, problem lies where ग्रॉस प्रॉफिट मीन सेल या कॉस्ट ऑफ सेल में मेजर इशू। अब ठीक है, तो अपने हाथ से जरा एक टेबल सा बना लें, ये मेरे नेक्स्ट पेज पे जगह बन जाएगी। लेकिन एक एरो बना लें उसी के सामने, किसके सामने? ये जो पैराग्राफ पढ़ा आपने नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला, इसके सामने एक एरो बना के नेक्स्ट पेज पे चले जाए। अच्छा नेक्स्ट पेज पूरा अगर यूज ना हो, नेक्स्ट पेज काफी खाली है, इसमें आधा सफा यूज कर लें, आधे से ज्यादा ही अगर नीचे बच जाए तो बेहतर है। मैंने जरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की स्टोरी भी सुना।
जी वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल यही है कि लोग ज्यादा प्रोडक्शन करके अपनी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा है। इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पढ़ाई के हवाले से करंट मिसिंग है आप लोगों में। करंट एसेट्स मिसिंग है। ये मेरा रब ही जानता है कि इस वक्त आप यहाँ कैसे बैठे। ये हमारे साथ जुल्म है। आपके चेहरे ये बता रहे हैं। हम इतनी दूर से आए हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इसलिए आए हैं जी बेटा, आप इसलिए आए हैं, लेकिन आपको ये एहसास होते होते क्लास खत्म हो जाती है। हम पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं। हम हर चीज से करते हैं, पढ़ाई से नहीं। हर चीज पर मेरे कोई इतराज नहीं, लेकिन बीच में पढ़ाई भी रख लें। ये कहीं एक्सेप्शन ना हो जाए। जी बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा मेरे अल्फाज ही बड़े छोटे छोटे थे। ये गेम जहां तक निकल गई है, ये आप और आपका रब भी जानते। एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए अल्फाज नहीं क्या पता। व्हाट इज द होल स्टोरी ऑफ नेट प्रॉफिट? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अपने आप को जरा अपने लफ्जों में सुनाए जरा। ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम होना तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन डिटेल एनालिसिस से पता चला कि नेट प्रॉफिट इतना कम नहीं हुआ जितना हो जाना था अगर हमारे खर्चे इंडस्ट्री के मुताबिक ही होते। ठीक है सर, आगे बढ़े। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, ये नोट कर लिए कि नहीं? नोट कर चुके? करंट रेशियो से फार्मूला नहीं, करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लोअर देन इंडस्ट्री, फिगर्स रिलेट करते हैं। लोअर देन इंडस्ट्री, since gearing ratio is low, considered full। अब करंट रेशियो में गेयरिंग रेशियो की तरफ आ गया। गेयरिंग रेशियो की नजर देख लें, क्या गेयरिंग रेशियो हमारी कम है? कहता है since gearing ratio is lower than industry, so BL might have full concentrate। करंट रेशियो का फॉर्मूला अपने ज़हन में रखना पड़ते हुए, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 1 obtained running finance as compared to long term financing by the industry। ये बात तो शायद हो गई थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? गेयरिंग रेशियो तो कम हो जाएगी, लेकिन करंट रेशियो क्यों कम हो जाएगी? बेस बढ़ जाएगी, बेस में लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। क्या लेने की बजाय क्या ले लिया है? लॉन्ग टर्म लोन ना लेने से गेयरिंग रेशियो तो इंप्रूव हो गई है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन लेने से करंट रेशियो क्यों खराब हो गई है? करंट लायबिलिटीज की बेस बढ़ गई। नंबर 2 अवेड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म फ्रॉम सप्लायर्स। फुल हिम्मत रहा। क्या मतलब अवेल्ड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म फ्रॉम सप्लायर्स? सप्लायर कौन होता है? जिससे चीजें खरीदते हैं हम। एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स का मतलब, हाँ जी बिल्कुल सही है, ज्यादा अरसा लिए। मेरी तरफ जरा देखें, क्या सप्लायर से ज्यादा अरसा पेमेंट का मिल जाए तो पॉजिटिव नहीं है? सप्लायर से अगर ज्यादा अरसा मिल जाएगा, पैसे आराम से दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, तो सहूलत है। अच्छा अच्छा, लेकिन इससे होगा क्या? क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, परचेजेस होती जा रही हैं, पेमेंट नहीं हो रही। पेमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अलाउड है, लेकिन क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स बढ़ने से बेस में करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और करंट लायबिलिटीज बेस में बढ़ने से करंट रेशियो खराब हो जाएगा।
कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी। करंट रेशो ज्यादा होना खराब होना है या करंट रेशो कम होना खराब होना? क्रेडिटर से एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स मिलना अच्छी चीज है, हम लेट पैसे देंगे, लेकिन उसका अदर साइड क्या है कि क्रेडिटर्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, क्रेडिटर्स की अमाउंट करंट लायबिलिटीज में बढ़ने से करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और करंट रेशो की बेस में करंट लायबिलिटीज ज्यादा होने की वजह से हमारी करंट रेशो कम हो जाएगी। असम्ड सर? नंबर 3, लो इन्वेंट्री लेवल्स आर मेंटेन्ड। इसका क्या मतलब हुआ? अब इन्वेंट्री के ऊपर आना था, तो अगर इन्वेंट्री का लेवल कम हो, अच्छी चीज है वैसे, इन्वेंट्री कम बिक रही है, इन्वेंट्री आ रही जा रही है, लेकिन इन्वेंट्री अगर कम होगी करंट एसेट्स में, तो करंट एसेट्स के कम होने से भी करंट रेशो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप गौर करें तो रेशो को इंटरप्रेट करते हुए फॉर्मूले की फिगर्स को देखा जा रहा है, और ऊपर क्या था नीचे क्या, उसको रिलेट किया जा रहा है। सिमिलरली लास्ट देखें, शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स वर गिवन टू डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? तो क्या रिसीवेबल जल्दी नहीं मिलने चाहिए? ठीक बात है, मिलने चाहिए, लेकिन अगर रिसीवेबल्स जल्दी मिल रहे हैं तो डेटर्स की अमाउंट थोड़ी सी होगी, डेटर्स की अमाउंट थोड़ी होने से करंट एसेट्स कम होने से रेशो कम हो जाए। तो आखिरी दो किससे रिलेट कर रहे हैं? करंट एसेट से, और ऊपर वाले दो किससे रिलेट कर रहे थे? करंट लायबिलिटी से। तो अगर फार्मूला ज़हन में रखा जाए तो लिखने में कुछ आसानी रहती है, दोबारा इंडिविजुअली पढ़ लें। नहीं, कैश तो बेटा बढ़ जाएगा, लेकिन कैश फिर यूज भी तो करना, उधर से लायबिलिटीज भी तो इस्तेमाल होनी, तो वो भी हो सकता है, लेकिन अब कैश पड़ा पड़ा तो नहीं रहना। अगर डेटर से जल्दी पैसे लेनी है तो उसमें भी तो यूटिलाइज होना, फिर इसका मतलब आप उसे इस्तेमाल करेंगे जहां उसने होना, उसमें भी फिर कम होना। ये वैसे भी अलग अलग बहस हो रही है एक एक करके। अगर फॉर एग्जांपल कैश बढ़ गया फिर डेफिनेटली उसकी वजह से रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन सिर्फ डेटर्स को अगर देखा जाए तो उसके कम होने से हमारी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। पैसे पड़े नहीं रहने, पैसे लेने हैं, उन्हें भी लगाना है, कैश आना है, हमारे भी खर्चे होने हैं, उन्होंने भी जाना है जी, लाइबिलिटीज भी कम होनी। लाइबिलिटीज कम होने से रेशियो ने इंप्रूव हो जाना था, लेकिन करंट एसेट्स के बढ़ जाने से भी रेशियो ने इंप्रूव हो जाना था। हमारे इस केस में रेशियो इंप्रूव नहीं हुई थी, हमारे इस केस में उलट है। तो या क्या हो सकता है, या क्या, या लाइबिलिटीज बढ़ी होंगी या एसेट्स कम है, तो देख लें। ठीक है सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? गियरिंग फाइनल करने से चलो आगे। अब गियरिंग का फॉर्मूला बताओ। लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इनको सेम रख के डिसीजन लेना है, लोअर देन इंडस्ट्री या हायर देन? पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? पॉजिटिव साइन, लोन कम है फिलहाल, लेकिन वो कहता है नंबर 1 डिफिकल्टी इन रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। वो कहता है इसलिए कम है क्योंकि प्रॉफिट्स कम है, बात उसकी भी सही है, प्रॉफिट कम है, बैंक लॉन्ग टर्म लोन देने को तैयार ही नहीं है। हम कह रहे हैं पॉजिटिव है, वो कहता है इसलिए है पॉजिटिव कि मिलता ही नहीं लोन। रनिंग फाइनेंस, ये बात ऊपर होगी थी, रनिंग फाइनेंस और एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म फ्रॉम सप्लायर्स आर, मतलब हमें लोन्स की जरूरत ही नहीं है लॉन्ग टर्म लोन्स की, क्योंकि शॉर्ट टर्म मिल जाते हैं, और शॉर्ट टर्म भी शायद इसलिए लेने की जरूरत नहीं है कि हमें क्रेडिटर्स हमसे पैसे मांगते ही लेट, तो हमारे डेटर्स हमें देते हैं, बाद में उनको पकड़ा देते हैं। तो क्या वजूहत लिखी सेकंड लाइन में, क्या लिखा भाई? या तो रनिंग फाइनेंस यूज किया हमने, और या क्या हुआ है, हमारे क्रेडिटर्स ने हमें एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दिया हुआ। अच्छा, इससे क्या होगा? अगर लोग अपने पैसे ना मांगे तो हमें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हम कब तक वेट कर लेंगे, जब तक हमारे कस्टमर पैसे ना दें। लेकिन अगर हमारे कस्टमर पैसे नहीं दे रहे और क्रेडिटर्स की ड्यू डेट आ गई, तो फिर डेफिनेटली हमें कोई ना कोई फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, जिसके लिए लोन्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो या तो हमने रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है इसलिए लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत नहीं है, या हमें क्रेडिटर से वैसे ही टाइम पीरियड मिल गया जिसकी वजह से हमें शायद लोन्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके सर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला बोले मेरी तरफ देख कर, रजिस्टर पे देख के बोल दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय। अब इसकी इंटरप्रिटेशन जरा बगैर पढ़े जरा खुद सोचो, या प्रॉफिट, बल्कि प्रॉफिट तो हमारा वैसे ही कम है, और बेस में भी शायद बात होगी थी,
पढ़ लें जरा वो लिखी हुई चीज। लोअर प्रॉफिट मार्जिन है और रिलेटिवली न्यू और नॉन करंट एसेट्स आप समझ आ जाएंगे। हमारे नॉन करंट एसेट्स नए वाले हैं, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है ऑन वन साइड अच्छी चीज है, हमारे नए एसेट्स हैं, लेकिन रेशियो पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा? कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर विद इंडस्ट्री, तो उसकी वजह से भी वक्ती तौर पे हमारी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। ओके सर, वाइंड अप करें लास्ट टू ना, तो खुद पढ़े जरा नेक्स्ट पेज। या क्या हुआ है, या क्या हुआ? अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ना उसने कहा है लोअर प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है, लेकिन हाई शेयर होल्डर्स इक्विटी की उसने बात की है। गेयरिंग रेशियो दोबारा देखें, ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि लोन्स हमारे कम है, लॉन्ग टर्म लोन हमारे कम हैं, तो ये नहीं अब कहा जा सकता रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है ज्यादा। इस केस में अब लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा नहीं है, हाँ इक्विटी ज्यादा है। तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी भी आती है? क्या क्या आता है? इक्विटी भी आती है, लॉन्ग टर्म लोन भी आते हैं। तो इक्विटी हमारी ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली इक्विटी ज्यादा होना फिर रिटर्न ऑन इक्विटी को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। आज के लिए जरा होमवर्क लिखा है यार, थोड़ा सा टाइम जरा रेशियोज का देंगे यार, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस को तो आप टाइम दे दे के इस वक्त थक चुके हैं, बोर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन की मैंने बात की थी, लेकिन वो मैं क्वेश्चन कल इसलिए दूंगा कि ताकि आप संडे को फिर उसे टाइम लगा सकें। आज जरा रेशियोज को जरा टाइम दें। सबसे पहले आपने करना ये है कि ये बूम लिमिटेड रिवाइज करना और खास तौर पर इसकी इंटरप्रिटेशन को दोबारा इंडिविजुअली पढ़ना है। सर यही वाला सर, बूम लिमिटेड सर का माल होगी सर, कौन सा सर? बूम लिमिटेड BOOMLIMITED। और एक छोटा सा क्वेश्चन इंडिविजुअली करने की कोशिश करनी है, बड़े हो गए हैं आप। पेज नंबर ढूंढे 204, पेज नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 2 किस नाम से? इसकी रिक्वायरमेंट यही पढ़े, कंसिडरेट से भी छोड़ दें। वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज एंड लिक्विडिटी रेशियोज। ये तकरीबन क्वेश्चन उसी तरह का है जिस तरह कल हमने हसन वाला किया था। हसन वाला पेज नंबर बताएंगे, पेज नंबर 188 पे एक हसन लिमिटेड था, ये उससे मिलता जुलता है। बी पार्ट मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, पेज नंबर 204 पे जो है, पेज नंबर 204 पे बी पार्ट मैं डिस्कस कर लूंगा दोबारा। ए पार्ट होमवर्क दे रहा हूँ, तो मेरी तरफ से दो चीजें होमवर्क है, एक तो बूम लिमिटेड रिवाइज करें और सही तरह रिवाइज करें, तो घंटा लगना चाहिए इस पूरी स्टोरी को, और बी ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 204। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपको बहुत ज्यादा तंग करना अच्छा नहीं मुझे लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ तंग आपने होना है और डेली होना है। अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, अल्लाह हाफिज। ये बस व्हाट्सएप बना लो, ये कल देना, अभी इधर ये हाँ जी लगा दें। ये रिवाइज 18 में